चलिए भैया, बहुत सारा ग्राउंड कवर करना और समय रहा तो हमें कुछ फ्राइडे के इंटरेस्टिंग मूवर्स पे चर्चा भी करनी है इस पैनल के साथ। तो अब चला जाए नतीजों पर और खबरों वाले स्टॉक्स पर। हर्षदा के साथ साथ मदद करने के लिए दरअसल नीरज जी स्टूडियो में रेडी हैं। इनके पास पहले चला जाए क्योंकि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट 3 निफ्टी कंपनीज पर रिएक्ट करने जा रहे हैं हम लोग खुलते ही। रिलायंस, एनटीपीसी और बीपीसीएल, और उसमें सबसे प्रोमिनेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो हैवी वेट। फ्राइडे शाम को नंबर्स आए, कैसे लगे भाई साहब? एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छे आएंगे, डिलीवर किया? उससे भी अच्छे है, जो भी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी हाँ। हाईएस्ट साइड में उससे भी बेटर नंबर आए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नंबर कंपनी पेश करेगी, जबकि पिछले क्वार्टर के 45 दिन तक क्रूड नीचे था, लास्ट के 45 दिन में क्रूड ऊपर आया है। तो इतनी वॉलेटिलिटी जब होती है क्रूड में तो वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आता है, वो दिख भी रहा है। तो आप देखेंगे तो वॉल्यूम उतना जनरेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन ऑपरेशनल नंबर बहुत ही शानदार है। 30% की प्रॉफिट ग्रोथ है, 30% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, और ये दिखाता है कि O2C का दबदबा अभी भी बना हुआ है। और O2C में आप देखेंगे तो 36% एबिटा ग्रोथ देखने को मिली है। तो बहुत ही सॉलिड नंबर है, और इस माहौल में और ज़्यादा इसलिए बेहतर लग रहे हैं क्योंकि आपने 13-13.5 डॉलर की GRM क्लॉक की है। यानी डीजल में, पॉलीमर में और बाकी जो क्रैक्स हैं उन सब में बहुत अच्छे रियलाइजेशंस हुए हैं। रिटेल की जो बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेहतर नंबर है। यहाँ पे भी 8% से ऊपर की मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे भी 32-33% के ऑपरेटिंग नंबर आ रहे हैं। 17,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू क्लॉक हो रहा है, और फुटफॉल 42 करोड़ है। हर फॉर्मेट को मिला ले तो बहुत बड़ी संख्या में इनके स्टोर्स भी हो चुके हैं। तो रिटेल के भी नंबर बहुत अच्छे हैं। जियो के नंबर फ्लैट दिखेंगे आपको, नंबर प्रॉफिट में भी, रेवेन्यू में भी फ्लैट। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने कोई टैरिफ हाइक नहीं ली है। 5G का कन्वर्जन बहुत तेज़ी से हो रहा है, फास्टेस्ट है इंडिया में, सबसे ज़्यादा इन्हीं के है, लेकिन उसके बावजूद टैरिफ 4G का चार्ज कर रहे हैं, इसलिए इनके नंबर्स आपको फ्लैट दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बढ़ाएंगे तो आपको जियो के नंबर भी बहुत अच्छे आते हुए दिखेंगे। तीसरी एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी ने जितना कैपेक्स करना था वो पीक हो जाएगा अब 31 दिसंबर को, यानी अब कोई कैपेक्स यहाँ से आगे देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इनका जो नेट डेट है वो 1,20,000 करोड़ के आसपास बन गया है। साथ ही रिटेल में इन्होंने जो बहुत सारी स्टेक सेल की है उससे इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट नीचे आ गई है। तो हर पैमाने पे नंबर काफ़ी बेटर देखने को मिल रहे हैं, और चूँकि स्टॉक बहुत करेक्ट हुआ है इसीलिए 3-3 हज़ार रुपये के टारगेट इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर तो वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटर है, अच्छी खबर और है। इतने बड़े साइज की कंपनी का 30% ग्रो कर रही है, अपने आप में और बड़ी बात है। ये इंटरेस्टिंग और अच्छी खबर, क्योंकि इस हेवीवेट के नतीजों का इंतजार खराब ग्लोबल समीकरण के बीच में शायद ये संभालते। एग्जैक्टली। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट स्क्रीन पर आ जाएंगी। जेफरीज 3,000, नोमुरा 2925, ये टारगेट्स आते हुए। HSBC है, मॉर्गन स्टैनले है, सब स्क्रीन पर आ जाएंगे। हर स्टॉक खड़ा है 2260 के आसपास। निचोड़ ये कहता है, सब कह रहे हैं, ब्रोकरेजेस का जो पढ़ रहा था, कि हेल्दी ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट्स है, अर्निंग्स की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, नेट डेट गिर रहा है, वो सबको कंफर्ट दे रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादातर ब्रोकरेजेस जो एग्रेसिव टारगेट्स दे रही है उनका कहना है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, अट्रैक्टिव हो चला है। मयूरेश, आप लोग विलियम नील पे खरीदोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज एट 2260, 2265 वॉट लेवल्स? नहीं, जैसे नीरज जी ने कहा, आशीष जी, नतीजे बहुत शानदार थे। इनफैक्ट एक फॉलिंग डिमांड एनवायरनमेंट में इनका जो O2C कारोबार है और जो फॉलिंग पॉलीमर प्राइसेस हमने देखे थे, उसमें भी आई थिंक इनके जो पेटकेम बिजनेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, इनफैक्ट लाजवाब प्रदर्शन किया है, ये सराहनीय है। रिलायंस रिटेल, आई थिंक दैट इज एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशन। और ये क्वार्टर में जहाँ पे फेस्टिव सीजन भी नहीं था, फेस्टिव सीजन ये तिमाही में आने वाला है जहाँ पे मतलब यही होता है कि मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ और भी अच्छी होगी। जियो की कमेंट्री पॉजिटिव है, और ऑयल एंड गैस में वॉल्यूम इंक्रीजेस एक एक्सपेक्टेड है। तो अगर एक समीकरण हम बिठाएं इन टर्म्स ऑफ ऑल बिजनेस सेगमेंट्स, इट हैज प्रोबेबली, जो हम कहते हैं, फायर्ड ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो आई थिंक स्टॉक की रिएक्शन तो आज पॉजिटिव होनी चाहिए, अज्यूमिंग द नंबर्स। और हमें लगता है मार्केट्स पे इंडिया 2350 का एक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट लेवल है, अगर ये क्रॉस कर लेगा तो इसमें मोमेंटम और तेज पकड़ेगा। तो यस, आई थिंक वी बिलीव दैट द स्टोरी हैज लॉन्ग वे टू गो, हम पॉजिटिव रहेंगे स्टॉक। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स 2350, अगर वो पार करता है तो तेजी और तूल पकड़ेगी, तो उस लेवल को वॉच आउट करने की जरूरत। बैती साहब, रिलायंस चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड?
अरे भैती साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं मेरे ख्याल से। सचिन आप देख के बताइए, रिलायंस ये लगातार प्रेशर में रहा है। फ्राइडे को जरूर एक रिलीफ रैली प्ले आउट हो रही थी नंबर्स से पहले की, कितना भरोसा करूं, या चार्ट्स पे टेक्निकली पॉइज्ड कैसा है? आशीष जी, थर्सडे के सेशन में भी हमने यहाँ पर एक लॉन्ग बायस किया था, एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह दी थी, बिकॉज काफी बड़े डिक्लाइनिंग मूव के बाद एक अच्छा ओवरसोल्ड जोन यहाँ पर इसने हिट किया था। एंड प्लस अगर हम इसका डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लासिक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है, एंड फॉलिंग वेज फॉर्मेशन विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस संकेत यही होते हैं कि कहीं जाकर ट्रेंड में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मैं भी काफी सहमत हूँ। मुझे लग रहा है 2780 के लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर अभी भी वेल पोजिशनड है। पिछले 2 साल से स्टॉक ने अच्छी तरह यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया है, एंड डेली चार्ट पे जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर टर्मिनेट होते नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है 2370 का जैसे लेवल निकल जाता है उसके बाद स्टॉक में एक काफी अच्छी रैली बन सकती है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉसेस देना थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेटिव होगा कि लगभग अराउंड 2200 के आसपास का एक काफी फर्म सपोर्ट जोन है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है 2180 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर उतारना चाहिए। एंड मोमेंटम के लिहाज से अगर आप ट्रेड लेते हो तो कल के सेशन में जो एक ब्रेकआउट हुआ था लगभग अराउंड 2250 लेवल के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 2245 के ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर 2350 का इंटैक्ट है। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी। ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल में चर्चा होगी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नंबर था जिस पे आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। पर इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई ट्रेड, कोई इन्वेस्टमेंट कॉल ले रहे हो अगर आप यहां की बातचीत सुनकर, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट से प्लीज बातचीत कर लीजिएगा। आरआईएल के बाद दूसरे 2 निफ्टी के नंबर्स, हर्षदा के पास चला जाए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। एनटीपीसी और बीपीसीएल, मानस आप चार्ट्स टटोल के रखना, कहीं कोई ट्रेड दिख रहा हो तो आपके पास आऊंगा वैसे जानने के लिए। कैसे हैं दोनों नंबर्स? एनटीपीसी के केस में आशीष परफॉर्मेंस अच्छा है, हालांकि यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवल पर ज्यादा बेहतरी देखने को मिली, टॉप लाइन म्यूटेड है। तो आप देखिएगा मुनाफे का आंकड़ा करीब 16.5% बढ़कर आया है, 3885 करोड़ का। 3900 करोड़ का अनुमान था और रफली इन लाइन ही आता हुआ। रेवेन्यू फ्लैट है 40,875 करोड़ के आसपास, हालांकि अनुमान था 40,250 करोड़ तक के रेवेन्यू से मट सकता है, उस लिहाज से प्रदर्शन बेहतर। अब आप आइए, एबिटा लेवल पर 15% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 10,537 करोड़ का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर। मार्जिन हालांकि हल्के से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 22.2% के आसपास आए हैं। तो ये एनटीपीसी का मामला है। दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा बीपीसीएल, तो बीपीसीएल के केस में मुनाफे में प्रेशर है और इसका अनुमान भी बाजार लगा रहा था। तो 19% मुनाफा घटकर आया है। रेवेन्यू में करीब 9% तक की गिरावट दर्ज हुई है। इबिटा लेवल में भी दबाव देखने को मिला और मार्जिन स्टेबल रहे हैं। अब यहां पर आपको देखना है कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन की स्थिति क्या है। तो जीआरएम बाजार अनुमान था कि $16 प्रति बैरल के आसपास रहेगा, ये आया है $18.5 प्रति बैरल। तो ये एक अच्छा फिगर है, लेकिन जो अंडर रिकवरीज है या फिर जो लॉसेस हैं, डीजल पर अभी भी 5 रुपए प्रति लीटर के हैं, पेट्रोल पर करीब 8 रुपए प्रति लीटर के हैं। रिफाइनिंग थ्रूपुट करीब 10% घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जैसे हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे ये प्रेशर्स आगे और भी माउंट होते हुए दिखाई देंगे। ये बात सही है, नवंबर आ ही गया है, इलेक्शन शुरू राज्यों के। खैर, ये कहानी है एनटीपीसी के नंबर्स और बीपीसीएल के। मानस, किसी में कोई ट्रेड या जाने दिया जाए? देखिए, जिस तरह के रिजल्ट्स हैं उसी तरह के चार्ट्स भी हैं। बीपीसीएल चार्ट्स पे वीक लग रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं और आई थिंक यहाँ पर आपको 320 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो बीपीसीएल को बिल्कुल अवॉइड करिए, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी एनटीपीसी में करनी है, जहां पर स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। लास्ट सेशन में अटेम्प्ट किया 20 डे मूविंग एवरेज को, लेकिन उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने के मौके अभी भी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 232 का स्टॉप लॉस लगाइए और आपके टारगेट जो पिछला हाई 246 का था वही आपके टारगेट होंगे। बिल्कुल ठीक, जैसे नतीजे वैसे ही चार्ट। बीपीसीएल कमजोर थे, एनटीपीसी इनलाइन थे, या कह लीजिए डिलीवर करके गए। तो एनटीपीसी ज्यादा प्रेफर्ड पे खरीदारी करने के मौके एनटीपीसी में ढूंढे जा सकते हैं। बीपीसीएल क्लियर कट एक अवॉइड। अब आइए कुछ फाइनेंशियल्स के नंबर्स पे। सतपति साहब चार्ट टटोलिएगा जब तक आप। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सैटरडे को नंबर्स, एयू स्मॉल
रिजल्ट्स के साथ साथ आज सुबह खबरों का तड़का भी ऐड हो गया। और M&M फाइनेंशियल्स, हर्षदा कैसे रही है फाइनेंशियल कंपनीज? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मैं शुरुआत करती हूँ आशीष। यहाँ पर मुनाफे में करीब 17% तक का इजाफा देखने को मिला है। 402 करोड़ का ये फिगर देखा गया है। ब्याज से आय में 15% तक की वृद्धि है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़ी सी चिंता उभर कर आ रही है। एसेट क्वालिटी के केस में आप देखिएगा, ग्रॉस एनपीए 1.91% पर आया है वर्सेस 1.76%, तो वहां पर थोड़ा सा डिटीरियरेशन है। और नेट एनपीए में भी हम देख रहे हैं 0.55% से 0.6% पर आता हुआ, तो यहां पर थोड़ी सी चिंता जरूर है। अब आप गौर करिएगा कि जो एक्विजिशन कंपनी ने अनाउंस किया है वो लार्जली एक मर्जर अनाउंस किया, बेग योर पार्डन। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय होता हुआ दिखाई देगा। मर्जर रेशियो रहेगा 579 शेयर्स फॉर एवरी 2000 हेल्ड ऑफ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये मर्जर रेशियो उभर कर आया है। अब आते हैं दूसरी कंपनियों के नंबर्स पर, तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ध्यान देंगे जहां पर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। मुनाफा देखिएगा करीब 35% बढ़कर आया 751 करोड़ पर। 32% तक का इजाफा ब्याज से आय में देखने को मिला है। इनकी एसेट क्वालिटी में दरअसल सुधार देखा गया है। आप देखिएगा 0.7 वाला एनपीए 0.68% पर आया, 2.17% वाला एनपीए 2.11% पर आया। मार्जिन्स पर आप ध्यान दें तो मार्जिन्स इंप्रूव होकर 6.32% पर आए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 33% तक का, एडवांसेस ग्रोथ करीब 33% तक की देखने को मिली है। बस कासा रेशियो 12 क्वार्टर लो पर आता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल कासा में 25% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। M&M फाइनेंस के केस में अगर आप ध्यान देंगे 1645 करोड़ की ब्याज से आय कंपनी ने दरअसल पेश की है। ये 8.5% बढ़कर आई है। अनुमान 1691 करोड़ का था, तो वहां पर एक 45 करोड़ तक का मिस देखने को मिला है। आप देखिएगा मुनाफे का फिगर एक्सपेक्ट मार्केट कर रहा था 463 करोड़ का, 235 करोड़ के आसपास ये फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। ग्रॉस एनपीए स्टेबल रहा है। नेट एनपीए में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए मार्जिन्स में खासा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट मार्जिन 9 क्वार्टर के लो पर है, वो एक दिक्कत वाली स्थिति उभर कर आ रही है। डिस्बर्समेंट्स के लिहाज से 28% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो M&M फाइनेंस के नंबर्स थोड़े से फीके जरूर हैं। ये हो गई तीनों कंपनी। सतपुते साहब भाई, इन तीनों में से कई ट्रेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू और M&M फाइनेंशियल्स। आशीष जी देखिए, मैंने तीनों के चार्ट देखे। इसमें से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे तीनों काउंटर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़े हैं, तो प्रोबेबली रिएक्शन जो है ये थोड़ा पॉजिटिव मिल सकता है डिप के बाद। रही बात एयू बैंक की, तो मुझे लगता है एयू बैंक का टारगेट होगा 710 के आसपास का, 689 का क्लोज है, 680 के आसपास का स्टॉप लॉस है। आशीष जी इसमें एक चीज है, M&M फाइनेंस जिसका रिजल्ट मुझे लगता है कि स्लाइटली निगेटिव नोट पे एंड हुआ था, जो बात हो रही थी आपकी, लेकिन यहाँ पे चार्ट पे वैसा फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। प्रोबेबली M&M फाइनेंस 295 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 270 होगा, क्योंकि इसमें फ्राइडे के सत्र में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घटा था और काउंटर में गैप अप हुआ था, और प्रोबेबली आज फॉलो थ्रू हो सकता है, तो एक नजर M&M फाइनेंस पे भी रखें। ये कहानी इन नंबर्स की, ठीक है। अच्छा, वायदा के बचे हुए नंबर्स 5 पे रिएक्ट करना था। मेरे ख्याल से आईडीएफसी फर्स्ट और M&M फाइनेंशियल्स पे चर्चा हो गई। कविता जी, आप जरा जब तक चार्ट रेडी रखना, इनमें से मतलब रेडी रखना, मतलब अगर कोई ट्रेड हो तो मेंशन करने लायक तो बताना। हर्षदा, एसबीआई कार्ड्स, एमजीएल और बीईएल ये बचे। एसबीआई कार्ड्स के लिए परफॉर्मेंस आशीष इंप्रूव नहीं हो रहा है। आप देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी में 14% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 603 करोड़ का ये फिगर, रेवेन्यू 24 करोड़ बढ़कर आया है, लेकिन मार्जिन दरअसल 19.2% से घटकर 11.3% पर आए, तो यहां पर काफी ज्यादा दबाव बनता दिखाई दे रहा है। इनका क्रेडिट कॉस्ट भी 6.7% पर है, जो काफी ऊंचा है। मार्केट शेयर कंपनी का जिसका तस है 19.2%। इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर इन लो हल्का सा मार्केट शेयर इन्होंने गवाया है। अब नए अकाउंट्स भी अगर आप देखें तो वहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। करीब 11.42 लाख नए अकाउंट्स जोड़े गए हैं, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो 12% की गिरावट वहां पर बनती दिखाई दी है। तो कई पैरामीटर्स पर दरअसल ये कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है। अब आते हैं एमजीएल पर। एमजीएल की तिमाही अच्छी रही है। मुनाफा जो है वो अच्छा खासा बढ़कर 338 करोड़ यानी कि 100% से ज्यादा की ग्रोथ। रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैटिश है, 1571 करोड़ पर यह आया। मार्जिन्स आप देखिएगा तो वो इंप्रूव हुए, इनफैक्ट मार्जिन्स तो डबल होते हुए दिखाई दिए हैं और इबिट्टा लेवल में भी इंप्रूवमेंट ही देखने को मिली है। सीएनजी वॉल्यूम्स
क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 4% बढ़कर आई है कंपनी के लिए, वो एक पॉजिटिव है। और लार्जेस्ट गेन दरअसल आ रहा है इंडस्ट्रियल कमर्शियल कस्टमर्स की तरफ से, जहां पर अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। तो एमजीएल के केस में परफॉर्मेंस अच्छा है। अब आप देखिएगा बीईएल का परफॉर्मेंस, तो बीईएल ने भी इंप्रूवमेंट ही दिखाई है। मुनाफा 33% बढ़कर आया, 812 करोड़ का फिगर 747 से 750 करोड़ का अनुमान था, तो वो बीट है। अगर आप रेवेन्यू का आंकड़ा देखें वो फ्लैटिश है, लेकिन 3,993 करोड़ के आसपास आता हुआ, उम्मीद से थोड़ा सा फीका। एबिटा में 17% तक की वृद्धि है, 1000 करोड़ का एबिटा। मार्जिन अच्छे खासे बढ़कर इनफैक्ट 25.2% पर आए हैं, तो ये फिगर बहुत ही बढ़िया है। हमारा अनुमान था 22% के आसपास मार्जिन अटक जाएंगे, लेकिन यहां पर 450 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक कंपनी के लिए करीब करीब 1 अक्टूबर तक 68,728 करोड़ के आसपास आई, यानी कि 5% तक का इजाफा सेकेंड क्वार्टर में कंपनी ने डिलीवर किया है। कंपनी कह रही है कि मार्जिन FY24 में 21 से 23% पर मेंटेन करेंगे और रेवेन्यू गाइडेंस 17% का इनका है। ओके, ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है एमजीएल और एसबीआई कार्ड्स के नंबर्स। कविता जी, कविता जी चार्ट देखे क्या तीनों के? या आशीष जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था, आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। अरे हमें चार्ट्स को, अच्छा, सो एसबीआई कार्ड, महानगर गैस और बीईएल, अगर इन तीनों चार्ट्स को लुक आफ्टर करें, सो एसबीआई कार्ड्स के चार्ट्स एज सच अगर देखें तो यहाँ हाईएस्ट रोल ओवर हुआ है और काउंटर अपने 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पर अगर बाय ट्रेड किसी के इनिशिएट ऑलरेडी है तो उन्हें 789 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, और ये मूव एक्सटेंड हो सकता है 810 का, 810 तक के लेवल्स के लिए। और एमजीएल के चार्ट्स को अगर देखें तो ये अपने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर जाकर क्लोज हुआ है, तो यहाँ लिटिल प्रियम्प्ट किया जा सकता है। अगर 200 ईएमए के ऊपर ये निकलता है तो यहाँ एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है यहाँ काउंटर 1045 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए 1009 के ऊपर, अगर ये निकल जाए कल के ट्रेडिंग के हाईस के ऊपर, तब एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिख सकता है एमजीएल। ओके, चलिए अब क्विकली जान लिया जाए आज के बाकी कैश वाले रिजल्ट्स, गुड बैड अगली। हर्षिता, क्या कैटेगरी, किस तरह का परफॉर्मेंस? मैं नंबर की बारीकियों में नहीं जाऊंगी आशीष, क्योंकि कई सारे नंबर्स हैं, लेकिन जो अच्छा है, जो खराब है और जो बहुत ही खराब रहा है, वो आपके सामने कैटेगरीज आती हुई दिखाई देंगी। आईआरबी इंफ्रा के साथ शुरुआत करेंगे, लेकर आइएगा प्लीज वो डेटा पॉइंट्स जहां पर परफॉर्मेंस काफी बेहतर उभर कर आ रहा है कंपनी के लिए। ये एक अच्छा क्वार्टर कंपनी के लिए साबित हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिएगा बैड कैटेगरी में टीसीएनएस है, ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां हैं जहां पर बहुत ही खराब प्रदर्शन देखने को मिला, प्रेशर लगातार माउंट हो रहा है। अच्छी कैटेगरी में आप जेन टेक्नोलॉजीज वाले नंबर्स को जोड़कर देखेंगे, वहां पर इनफैक्ट प्रदर्शन काफी ज्यादा शानदार उभर कर आया है। तो सीडीएसएल के नंबर्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो गुड कैटेगरी के कुछ नंबर्स हैं, लेकिन बैड कैटेगरी के भी कुछ परफॉर्मेंसेस आती हुई दिखाई दी हैं। ओके, ये गुड बैड परफॉर्मेंसेस कैश मार्केट के नंबर्स की मैंने स्क्रीन पे ऐड कर रखे हैं। खुलने के बाद जहां जहां एक्शन होगा एक्सपर्ट से बातचीत शुरू हो जाएगी। बाकी के कोई स्टॉक्स इन न्यूज हमारी नजरें रहनी चाहिए आशीष। दरअसल अल्ट्राटेक अपने फेज 3 के एक्सपेंशन की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर लगभग 13,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कंपनी करती हुई दिखाई देगी। ये लार्जली इंटरनल अक्रूवल से ही दरअसल कंपनी फंड रेज करेगी। कैपेक्स से 21.9 मिलियन टन पर एनम की क्षमता यहां पर कंपनी तैयार करना चाहती है। FY26 तक दरअसल कई चरणों में ये प्रोसेस शुरू होती हुई दिखाई देगी। तो ये इनफैक्ट आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ गुजरात गैस ने भी थोड़े से गैस के दाम बढ़ाए हैं, तो वो स्टॉक भी आप आज रेडार पर रखेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स पर रिएक्शन रहेगा, लेकिन कंपनी के एक प्लांट पर 483 ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन दरअसल यूएस एफडीए ने सामने पेश किए हैं, तो वो स्टॉक भी आज खबरों में है। बिल्कुल ठीक, रखिए इन सबको रडार पे। गाबासर अल्ट्राटेक गजब केपेक्स का अनाउंसमेंट, 13,000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 21-22 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी ऐड करने का मन इस तरह से एग्रेसिव हो रहा है। ये ग्रुप भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। गाबासर, ये चार्ट्स पे कैसा प्लेस अल्ट्राटेक? सपोर्ट के इर्द गिर्द है अल्ट्राटेक सीमेंट, साइडवेज जोन पर है ना, हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर एक कंफर्मेशन की जरूरत है।
और कंफर्मेशन मिलेगा जब वो 8,300 के ऊपर जब ट्रेड करेगा, फिर एक कंफर्मेशन मिलेगा कि वो मिल रहा है। ऐसा कुछ होता है तो 8,500 और 8,600 भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एक कंफर्मेशन की जरूरत है अल्ट्राटेक, बस उसका इंतजार करते हैं। अल्ट्राटेक रखिए रडार पे। खैर, सीमेंट एज अ स्पेस दरअसल रडार पे रहेगी। इस तरह का एग्रेसिव केपेक्स अल्ट्राटेक अनाउंस करता हुआ। सचिन, फ्राइडे को सबके चर्चा में था श्रीराम फाइनेंस। क्या मूव बन रहे थे अपने नंबर्स के दम पर उस स्टॉक में। क्या व्यू बन रहा है ट्रेड बुल्स का इस कंपनी पर? ओवरऑल आई थिंक फाइनेंशियल स्पेस में मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छी तेजी बननी चाहिए। ओवरऑल एक अच्छा कंसोलिडेशन ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से कैंफिन होम का भी डेटा था, मुझे लग रहा है वहां पर भी एक अच्छा रिवर्सल बन रहा है। एंड श्रीराम फाइनेंस में भी अगर हम देखें तो लगभग अराउंड 1950 2000 इस पर्टिकुलर जोन के आसपास इसने काफी रेजिस्टेंस फेस किया है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है रिबाउंड काफी स्ट्रांग है। एक एलिवेटेड बेस का कंफर्मेशन है 1850 के आसपास का। तो आई थिंक 1835 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट जैसे ही ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट हो जाता है 1950 1960 जोन अगर सस्टेन हो जाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो लगभग अराउंड 2150 से लेके 2180 के आसपास के स्विंग्स काफी जल्द इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर हुई है। एक बैरियर है, अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे निकाल देता है तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनलॉक होनी चाहिए। एक टाइम वाइज करेक्शन भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कंप्लीट हो चुका है एंड एक फ्लोर भी अच्छा यहाँ पर एस्टैब्लिश है 1850 के आसपास का। तो इसीलिए 1835 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने की सलाह। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।